बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान में देखना है कि यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत जो प्रस्तावना है वो है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग विदेश दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 में एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की जो सबसे पहली विशेषता है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। इसमें जो प्रस्तावना है वो पूरी हमने देश पूरी नहीं लिखी है, बल्कि कुछ ही देश करके छोड़ दी है और इसको पूरा किया है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो वर्डिंग दी गई है, जो समझाया गया है कि वो जनता के द्वारा एक संविधान है जिसमें भारत के लोगों को बनाया गया। जैसे हम फर्स्ट लाइन ही देखते हैं, हम भारत के लोग, ठीक है ना। तो हम भारत के लोगों ने इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है, यानी कि सबको इस सत्ता को अपने मन से, अपने दिल से इसे स्वीकार किया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित है। इसके निर्माण में 2 माह 11 माह 18 दिन लगे। भारतीय संविधान लिपिबद्ध किया गया है। इसमें समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। और ये क्या है? निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, जिसमें क्या क्या बातें हैं कि भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा निर्मित लिखित संविधान है। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संसार का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, जो अनुच्छेद 7 में है। संसार का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है, तो अनुच्छेद 7 से है। कनाडा के संविधान में अनुच्छेद 147 है और ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है। और सबसे प्राचीन लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे प्राचीन मौखिक संविधान ब्रिटेन का है। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। जब मूल भारतीय संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग शामिल थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। उपबंध सहित, ठीक है। उपबंध सहित अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 465 है। कितनी है? उपबंध सहित अनुच्छेदों की संख्या 465 है। तो हमारे संविधान की जो बात हमने पढ़ी है अभी, निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, यानी कि भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है। उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। और उपबंध सहित इसे माना जाता है कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 465, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी कि भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संसार का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है, जिसमें 7 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद, दक्षिणी अफ्रीका में 153 अनुच्छेद। और सबसे प्राचीन लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे प्राचीन मौखिक संविधान ब्रिटेन का है। मूल भारतीय संविधान में 365 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। और वर्तमान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। और उपबंध सहित है अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 465 है। तीसरी जो बात है इसकी विशेषता में वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक
गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि भारत आंतरिक व बाहरी दृष्टि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, भारत के आंतरिक और बाहरी दृष्टि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि सिर्फ भारत के बनाए नियम भारत में लागू होते हैं और अन्य देशों के नियम हमारे यहाँ लागू नहीं होते हैं। हम हमारी सत्ता, हमारा प्रभुत्व, हमारा शासन स्वयं संचालित करते हैं। लोकतंत्रात्मक से है, इससे अभिप्राय यह है कि भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। लोक मतलब जनता है ना, और तंत्र यानी कि उसका सिस्टम। तो ये अभिप्राय ये है कि भारत की जो राज सत्ता है, जो सत्ता किस में है, जनता के हाथों में। जनता ही कानून को प्रति या नियमों के प्रति सहमति देती है, तो वो एक कानून के रूप में सामने आता है। गणराज्य, इससे अभिप्राय यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित राष्ट्रपति है। गणराज्य से क्या है यहाँ पे कि वंशानुगत नहीं है यहाँ पे पद, यहाँ क्या है, निर्वाचित है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होकर जाते हैं, न कि वंशावली के आधार पर वंशानुगत जाते हैं। उसके बाद है समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। कौन सा शब्द जोड़ा? समाजवादी शब्द जोड़ा। कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, समाजवादी शब्द जोड़ा और इसको समाजवादी राज्य घोषित किया। जो चौथी बात है वो है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़कर भारत को एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। कौन से 42वें संविधान संशोधन में ही इसको जोड़ा गया? कौन से शब्द को? पंथ निरपेक्ष शब्द को या धर्मनिरपेक्ष शब्द को, यानी कि सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण तरफ से स्वतंत्रता है। यूँ नहीं है कि भारत में रह रहे तो इस धर्म का पालन करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का रहने वाला हर प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकता है। उसके बाद है 6 नंबर पे जो विशेषता है वो है कठोर व लचीला संविधान। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाओं का ही उल्लेख किया गया है। तो ये कठोर और लचीला संविधान इस प्रकार से है कि यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368, ठीक है, में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। कौन से? भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। अब क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाओं का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। पहला है साधारण बहुमत से या सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से। भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर देती है, इसलिए भारतीय संविधान को लचीला संविधान कहते हैं। नागरिकता, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित व्यवस्था में संसदीय विशेषाधिकार, गणपूर्ति, द्वितीय अनुसूची। तो साधारण बहुमत से कहाँ कहाँ होता है? देखो, साधारण बहुमत से या सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से होता है, उसे देखते हैं। भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर देती है। कौन करती है? संसद। किससे करती है? साधारण बहुमत से। इसलिए भारतीय संविधान को लचीला संविधान भी कहा गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो नागरिकता आती है, अनुसूचित जाति जनजाति आती है, से संबंधित व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित व्यवस्था आती है, संसदीय विशेषाधिकार आती है, गणपूर्ति, द्वितीय अनुसूची आदि में। दूसरी जो बात है वो है इसमें संसद के विशिष्ट बहुमत से। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों में संसद अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन कर देती है। कितने? उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले हैं कितने? 2/3 बहुमत में के आधार पर संशोधन कर देती है।
जिसमें जैसे मूल अधिकार हुआ, नीति निर्देशक तत्व हुए आदि। उसके बाद जो तीसरी बात थी इसमें वो थे संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। यदि ऐसा भी नहीं हो तो ये हो सकता है कि संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ, संसद का तो बहुमत है ही सही, बल्कि आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी इसमें शामिल हो, तब भी यहाँ पर इसमें बदलाव कानून निर्माण हो सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162, उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट आदि। इस प्रकार भारतीय संविधान को लचीला व कठोर की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमने इसके 3 कारण पढ़े। पहला तो था साधारण बहुमत से, फिर संसद के विशिष्ट बहुमत से, और फिर संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। ठीक है, 3 बातें थी जो हमें बताती है कि भारतीय संविधान लचीला व कठोर की श्रेणी में है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारत में ब्रिटेन के संविधान से अभिप्रेरित होकर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। किससे लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की होती है और एक वास्तविक होती है। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व भी कहते हैं। आगे देखते हैं अपन कि लॉर्ड मार्ले के अनुसार प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल एक साथ तैरता और एक साथ डूबता है। यानी कि कोई भी, यदि इसमें जो नियम संचालित होते हैं वो ऐसे होते हैं कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, उस प्रधानमंत्री को अपना संगठन, अपनी क्षमता, अपना पद और अपने जो सदस्य होते हैं वो बताने होते हैं। यदि उसके साथ उतने उसके कैबिनेट में या उसमें उसके पार्टी में जितने सदस्य हैं, मंत्री हैं, तो वो उसके जब वो यदि वो इस्तीफा दे देता है तो सबका ही, सारे का ही दोबारा होता है या फिर सभी एक साथ निर्वाचित होते हैं। तो एक साथ तैरता है और एक साथ डूबता है। 8वां है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। तो इसमें शक्ति विभाजन होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक होता है अवशिष्ट। ठीक है, और शक्ति पृथक्करण में सरकार के 3 अंगों में विभाजित होती है, जैसे संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका। उसके बाद भारतीय संविधान में एकात्म संघात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। क्या अनुच्छेद 1 में क्या बात कही गई है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, किंतु भारत संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से अभिप्रेरित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किससे अभिप्रेरित है? कनाडा के संविधान से अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण: लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, संविधान द्वारा शक्तियों का केंद्र और प्रांतों में विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। एक ही नागरिकता है, यहाँ पर पूरे देश में एक ही नागरिकता मिलेगी कि भारत का नागरिक है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, सबके लिए समान न्याय की व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाएं भी सबके लिए समान है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है और संसद द्वारा राज्यों के नाम तय किए जाते हैं। राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन संसद द्वारा किए जाते हैं। संकट काल में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार काम में यहाँ पर ले सकते हैं। इस संकट काल में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर सकता है। उसके बाद संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता से सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को
अमेरिका से लिया गया है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। किंतु संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का कारण संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अतः संसद संविधान में के अनुसार ही कानूनों का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है? संविधान के अनुसार ही कानून का निर्माण कर सकती है। यदि संसद संविधान के विरुद्ध कानूनों का निर्माण करे तो उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय संसद के बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, जो संसद के बनाए कानून या नियमों को अवैध घोषित कर सकता है। ये चीज़ दी गई है अनुच्छेद 137 में। इसके बाद है अगला, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, किंतु 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का मूल अधिकार था, फिर 44वें संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया है। और वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 और तथा अनुच्छेद 32 से 35 कुल 23 अनुच्छेदों में किया गया है। कितने? 12 से 30 और 32 से 35, इस तरह से कुल 23 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कि मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो मूल संविधान में नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उसका कोई उल्लेख नहीं है। किंतु 42वें संशोधन 1976 रूस के संविधान से अभिप्रेरित होकर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। लेकिन कौन से संशोधन? 42वां संशोधन 1976। और किससे प्रेरित होकर? रूस के संविधान से प्रेरित होकर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर किया गया। कब किया गया था? मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में कब किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर किया गया था। तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। तब कितनी थी मौलिक कर्तव्यों की संख्या? 10। और किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आगे देख चलते हैं। किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर वर्तमान में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन अब 86वें संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो उसमें कितने हो गए? 11। मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर हमारे देश में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो यहाँ पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किसका गठन किया गया है? CR ईरानी समिति का। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है, किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में किया गया है। किसका? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 11वें पॉइंट पे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तथा 350 क और 351 में किया गया है। किस नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तथा 350 का और 351 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सर तेज बहादुर सप्रू समिति के सुझाव के आधार पर सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व किसके सुझाव पे किए हैं? सर तेज बहादुर सप्रू समिति। कौन से? सर तेज बहादुर सप्रू समिति के सुझाव के आधार पर सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं।
नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और इसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। उसके आगे चलते हैं अपन। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व क्या चाहते हैं? कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र बने और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इसके बाद चलते हैं अपन 12वें पॉइंट पे। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था। 12वां पॉइंट का नाम है स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसका जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या क्या चीज़ें हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। यहाँ पर संघात्मक शासन है, इसलिए क्या बताया गया है कि संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा का दायित्व किसका है? न्यायपालिका का। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान अभिभावक रक्षक बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसको क्या बनाया गया है कि संविधान का अभिभावक व रक्षक। जिस तरह से पेरेंट्स हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हर दर्द और तकलीफ को समझते हैं, न्याय करते हैं, उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय यहाँ पर क्या है? संविधान का अभिभावक और रक्षक है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका में और क्या है ये देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दूसरा है पर्याप्त वेतन मिलता है, कटौती से परे है, भारत की संचित निधि द्वारा। तीसरा पॉइंट लंबा कार्यकाल होता है, यानी कि 65 वर्ष तक व्यक्ति इसमें रह सकता है। 65 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर व्यक्ति कार्य कर सकता है। चौथा है कि पद की सुरक्षा महाभियोग से हटाया जा सकता है। पद की सुरक्षा के लिए कि पद हमेशा सुरक्षित है, लेकिन उसे हटाया जाना होगा तो किसे हटाएंगे? महाभियोग के द्वारा। उसके बाद है पांचवा, इसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध है। सेवानिवृत्ति के पश्चात इसमें वकालत प्रतिबंधित है। ठीक है। अब 13वां पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। ठीक है, क्या 13वां पॉइंट क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। भारतीय संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को कोई स्थान नहीं दिया गया। भारतीय संविधान के द्वारा सभी नागरिकों के वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। मूल संविधान में वयस्कता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। मूल संविधान में क्या था? सबसे पहले 21 वर्ष आयु तय की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल में क्या हुआ कि BM तारकुंडे समिति की सिफारिश पर वयस्कता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तारकुंडे समिति के द्वारा, BM तारकुंडे समिति के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। और किसके कार्यकाल में? राजीव गांधी के कार्यकाल में, सन 1989। ठीक है में। उसके बाद देखते हैं अपन, प्रोफेसर श्रीनिवासन के अनुसार सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की समाप्ति और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ नए संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ है? भारत में। इसके बाद 14वें नंबर के पॉइंट पे चलते हैं, एक हरी नागरिकता। 14 नंबर की विशेषता क्या है हमारे संविधान की? वो है एक हरी नागरिकता। यानी कि यद्यपि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु एकात्मक शासन व्यवस्था की भांति एक हरी नागरिकता को अपनाया गया है। भारतीय नागरिकों को केवल भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। यूँ नहीं कि यदि उस राज्य का है तो उसकी अलग नागरिकता हो, बल्कि जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है और भारत में जन्म लिया है तो वो उसकी नागरिकता कहलाएगी, वो भारतीय ही कहलाएगा। उसके बाद है 15वें नंबर पे, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यक जो है और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। उसमें देखते हैं, अरस्तु ने लोकतंत्र के विकृत रूप को भीड़ तंत्र कहा है। लोकतंत्र का विकृत रूप यानी कि यदि वहाँ जनता तो है लेकिन कोई नियम और कानून नहीं है तो वो एक तरह से भीड़ तंत्र ही होगा, है ना। तो उसके लिए क्या किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अनुच्छेद 29-30 के द्वारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया। अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा
शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति को लोकसभा में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 330 में क्या किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में स्थान दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 322 के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति को राज्य की विधानसभाओं के स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 332 में क्या किया गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति को राज्य की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण, विधानसभा में इनकी सीटें फिक्स है ना, और लोकसभा में भी इनकी सीटें फिक्स है। तो लोकसभा में अनुच्छेद 330 के द्वारा और अनुच्छेद 332 के द्वारा है विधानसभा में। उसके बाद आगे चलते हैं। मूल संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति को यह आरक्षण 25 जनवरी 1960 तक दिया गया था। शुरुआत में क्या किया था, इनको उठाने के लिए, इनके प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़े, पूरे देश में अपना पार्टिसिपेट करें या जागरूक रहें, उसके लिए कब तक के लिए 25 जनवरी 1960 तक ये चीज़ दी गई थी। लेकिन क्या हुआ बाद में कि 95 संशोधन द्वारा 2010 के अनुसार यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। फिर क्या हुआ कि 2010 में जो संशोधन हुआ, कौन सा 95, तो आरक्षण जो था उनको वो 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या होगा कि अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अनुसूचित जाति व जनजाति को सरकारी सेवा में आरक्षण मिला है, वो है अनुच्छेद 335 के अनुसार। उसके बाद आगे चलते हैं। 8 सितंबर 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 8 सितंबर 1993 के मंडल आयोग के द्वारा क्या किया गया कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और मंडल आयोग का गठन किसने किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। उसके बाद है 16वां पॉइंट की हमारे संविधान की 16वीं कौन सी विशेषता है, वो देखते हैं। सामाजिक समानता की स्थापना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति निवारक कानून बनाया गया है। ठीक है, तो 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति निवारक कानून बनाया गया है और अस्पृश्यता का यहाँ पे अंत किया है, वो है अनुच्छेद 17 के द्वारा। 17 नंबर की विशेषता देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ के जो नीति निर्देशक तत्व इसीलिए बनाए गए हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य ही बना रहे। उसके बाद है 18वें नंबर की विशेषता, एक राजभाषा की विशेषता व्यवस्था। भारतीय संविधान के भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343-344 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट जो है वो देखते हैं। संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दी गई थी। जब संविधान लागू हुआ तो ये माना गया था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 365 में सहभाषा विधेयक द्वारा अनिश्चित काल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति दी गई। कौन सा 365 में, कौन सा सहभाषा विधेयक द्वारा अनिश्चित काल तक इसको सहमति मिल गई है कि ये सहभाषा के रूप में अंग्रेजी यहाँ पर हो सकती है। भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की। भारत कितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं अपने संविधान में? 22। अब 19वें नंबर की जो विशेषता आती है वो ये है कि विश्व शांति का समर्थक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्वों का भारत को विश्व शांति का समर्थक बताया गया है। जो अनुच्छेद 51 है वो नीति निर्देशक तत्वों में भारत को विश्व शांति का समर्थक बताया गया है। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय व शांति को बनाए रखेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं। तो हमने यहाँ 19 विशेषताओं की चर्चा की है। अगला वीडियो लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।